Good morning, students. We are discussing equilibrium unit, and in this unit we have discussed about equilibrium constant Kc and Kp. In this unit we will discuss about the unit of equilibrium constant. It is very important uh, because it is not a fix, but it depends upon the reaction for which we are calculating unit. डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी यूनिट अलग अलग होगी. अब देखिए, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों सेम है, तो वहाँ पर Kc की कोई यूनिट नहीं होगी. ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है. यहाँ पर ये रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 1 + 1 ये भी 2 है ना. राइट हैंड साइड भी 2 मोल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 मोल्स हैं. तो यहाँ से जब हम इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं. ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स हैं. जब हम सबको लिखेंगे तो देखिए ये मोल पर लीटर है ना, और ये भी मोल पर लीटर, और नीचे मोल पर लीटर का स्क्वायर. तो ये सब क्या होंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे. तो इस वाले केस में इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी डेल्टा एन यहाँ पर क्या है, 0. जब डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो Kc की कोई भी यूनिट नहीं होगी. लेकिन अगर Kc जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो उस केस में Kc की यूनिट हमें मिलेगी. देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने, 2 मोल्स. तो डेल्टा एन यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर है. ठीक है, तो PCl3 और Cl2, ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक यहाँ पर बचेगा, तो उसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर. एक और रिएक्शन देखिए, यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है कितना है, 4, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2. ठीक है, तो प्रोडक्ट का क्या हो गया, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया, और यहाँ मोल पर लीटर और यहाँ मोल पर लीटर का क्यूब. तो टोटल अगर हम बात करें तो मोल पर लीटर का स्क्वायर तो ऊपर है, और नीचे 1 + 3 है ना, मोल पर लीटर का 4. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली क्या बच जाएगा यहाँ पर, मोल पर लीटर -2. ठीक है, तो वही इसकी यूनिट हो गई, मोल -2 और लीटर स्क्वायर जो इधर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा. तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो मोल पर लीटर है ना, इसकी पूरे की पावर -2 लिखें, या लीटर स्क्वायर मोल -2. ठीक है, इस तरीके से हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. एक जनरल फार्मूला किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट को कैलकुलेट करने का वो क्या है, Kc = m⁴ डेल्टा एन. m हमारी कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, मोल पर लीटर. ठीक है, और डेल्टा एन जो वैल्यू होगी वो क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. उनको हम माइनस कर देंगे. जैसे यहाँ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, 2, और यहाँ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 + 1 4. 2 में से 4 गया तो -2. ठीक है, तो मोल पर लीटर की पावर -2. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो Kc की यूनिट है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमें क्या बताता है कि कोई हमारी रिएक्शन है ना, A + B, और ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल, C + D. ठीक है, अब यहाँ से इस रिएक्शन से हमें ये पता लगाना है कि इस रिएक्शन का ट्रेंड क्या है ना. कोई भी रिएक्शन किसी भी टाइम पर 3 कंडीशंस में हो सकती है. या तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब प्रोडक्ट बना रही है ना, या वो रिएक्शन हमारी कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और क्या बना रही है, रिएक्टेंट बना रही है. या वो रिएक्शन क्या है, न तो प्रोडक्ट ही बना रही ना रिएक्टेंट, बल्कि किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम है. ठीक है,
तो 3 यहाँ पर थिंग्स हैं कि वो रिएक्टेंट बना रही है या प्रोडक्ट बना रही है या इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये बात हमें पता करना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कोई ऐसी मैथमेटिकल है ना इक्वेशन या कोई वैल्यू है या नहीं है, या कोई क्राइटेरिया है या नहीं है। तो उसका आंसर है यस। विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन अभी कहाँ पर है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से लेकर के 10⁻³ तक है ना, अगर इस रेंज में आ रही है तो वो रिएक्शन हमारी क्या है, दैट विल बी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, Kc की वैल्यू है 10⁻³ से लेकर के 10⁻³ तक है, तो वो इक्विलिब्रियम में होगी इस वाली कंडीशन में। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा हो रही है तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्ट वाली जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी और हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना। इस वाले में प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म होगा। एक और केस है, उस वाले केस में क्या है कि Kc की वैल्यू 10⁻³ से कम होगी। जब 10⁻³ से कम होगी तो उस वाले केस में क्या होगी, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। Kc की वैल्यू कम होगी और वो टेंड करेगी कि क्या बनाए, रिएक्टेंट बनाए। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन हमारी उसका ट्रेंड क्या है, वो इक्विलिब्रियम में। देखिए ये एक चार्ट है, इससे आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। इस पर कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको पहले Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन का ट्रेंड क्या है, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके 2 बैरियर्स हैं 10⁻³ से +3 तक। अगर यहाँ तक है तो रिएक्शन हमारी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा आ रही है Kc की तो रिएक्शन फिनिश होने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। और अगर हमारी वैल्यू इससे कम है 10⁻³ से तो रिएक्शन या तो हो ही नहीं रही है ना, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, एक और इसके लिए क्राइटेरिया है जो कि रिएक्शन कोएफिशिएंट के टर्म में हम बात करते हैं, है ना। क्यू यहाँ पर क्या है, इसको QC भी बोलते हैं या QP भी कहते हैं या QR भी कह सकते हैं, है ना। QC मतलब कोसेंट, कंसंट्रेशन कोसेंट, ये प्रोडक्ट कोसेंट या रिएक्शन कोसेंट। ये क्या बताता है, किसी भी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की, और कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट, उनके रेशो को देता है किसी भी टाइम पर। ठीक है, और ये भी सेम मोल पर लीटर के टर्म में होती है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 कंडीशंस हैं। अगर QC और Kc दोनों की वैल्यू हमारी सेम है तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में होगी। अगर QC की वैल्यू कम है, QC की वैल्यू कम है Kc से, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो Kc की वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। और QC क्या है, ये हमारी चेंज हो सकती है ना, जैसे जैसे रिएक्शन इंक्रीज़ होगी या मतलब आगे चलेगी या बैक साइड में आएगी तो QC की वैल्यू कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। Kc की वैल्यू फिक्स होती है किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो QC की वैल्यू अगर कम है Kc से, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें ली सितेलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, है ना, LCP। उससे आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि QC की वैल्यू कम है या प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है। ठीक है, एक और, अगर QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा है तो रिएक्शन मान के चलिए उसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, तो वो उसके पास अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में
टेंड करेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने रिएक्शन की टेंडेंसी को जानने के लिए हमने दो क्राइटेरिया देखे। एक क्राइटेरिया तो हमारा वैल्यू ऑफ केसी यानी क्या होनी चाहिए उसके बेसिस पे हमने डिफ़ाइन किया। दूसरा हमने किसी भी टाइम पर है ना जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो रेशो है क्यूसी या क्यूपी है ना, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, उससे हमने केसी को कंपेयर करके भी पता किया कि रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है, क्या वो फॉरवर्ड में या इक्विलिब्रियम में या बैकवर्ड में है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स हैं है ना मास एक्शन के, कि किस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं है ना। इस पर एक्चुअल में क्या है कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन आयोडाइड है हमारा है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो फॉर्मेशन है उसकी ये रिएक्शन है H2 + I2, ये दोनों मिलकर के क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन दी है और उस पर जब न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक ये इस तरीके से टेबल फॉर्म करनी है। पहले आप इनिशियल मोल्स लिखिए, जैसे हाइड्रोजन के मोल्स हैं सपोज A, आयोडीन के हैं B, और जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो इसके क्या होंगे 0। कॉन्सनट्रेशन क्या होती है, देखिए ये हमारे N है ना, मोल्स हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है N/V, तो N की जगह पर A है तो A/V हो गया और इसका B/B हो गया। ठीक है, अब कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो कुछ पार्ट इसमें से और इसमें से जा कर के क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो पार्ट कितना है, मान के चलिए X, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो कितना हो गया 2X। हमारा प्रोडक्ट कितना बना 2X। फर्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट पता करेंगे, प्रोडक्ट कितना बना है ना। प्रोडक्ट जो बनता है वो उनके रेस्पेक्ट में जाता है जो हमारे रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर 1 मोल है, ये भी 1 मोल है ना, तो इनसे 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो A-X और B-X, इतने मोल्स हमारे प्रोडक्ट के बने। तो इतने मोल्स हमने जो रिएक्टेंट हैं उसमें से माइनस कर दिया इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कितनी रह गई, तो वो A-X, ये तो मोल्स हैं, और इसको जब वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं तो कंसंट्रेशन आ जाती है, मोलरिटी आ जाती है। तो A-X/V, ऐसी B-X/V, और ये 2X/V। ठीक है, ये टेबल मैं बोलूँगा आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप कम से कम 2 टाइम और 3 टाइम बनाइए, प्रैक्टिस करिए और समझिए। अगर ये आपने समझ ली तो इक्विलिब्रियम में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं है ना, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसके ऊपर बनते हैं, तो उनको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, केसी की वैल्यू निकालनी है। केसी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसके मोल्स 2 हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेशंस की सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे है ना। कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, तो इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो HI की वैल्यू क्या है 2X/V, तो HI है 2X/V का स्क्वायर हो जाएगा। H2 की वैल्यू क्या है दिस वन, और I2 की वैल्यू क्या है दिस वन। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। देखिए यहाँ पर 2X/V का स्क्वायर ये वैल्यू आ गई, और H2 ये वाली वैल्यू आ गई, और I2 हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इन सब को जब हम पुट करेंगे तो V का स्क्वायर होगा तो नीचे वाले दोनों V वॉल्यूम वाले कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई Kc की। ठीक है, इससे हम Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से Kp कैलकुलेट करना है तो Kp में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, प्रेशर वाले टर्म हम यूज करेंगे है ना। प्रेशर वहाँ पर कंसंट्रेशन करते हैं और गैस के लिए प्रेशर, तो P² HI/PS2/PI2। ठीक है, अब इन सब का प्रेशर हम निकालेंगे, तो प्रेशर कैसे निकलेगा, P हाइड्रोजन, तो P × X H2, X के कितने मोल्स हैं,
उसका टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए माइनस एक्स हमारे मोल्स हैं किसके, एच के, हाइड्रोजन के, और टोटल मोल्स हमारे कितने हैं, ए प्लस बी, है ना। ये कैसे आया ए प्लस बी, इन सारे मोल्स को हम सम कर देंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे। तो देखिए ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 2x बचा गया ए प्लस बी। तो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी। ऐसे आयोडीन का निकालेंगे तो पी बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी। एच आई का निकालेंगे तो पी इंटू 2x अपॉन ए प्लस बी। तो इस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के पी निकल आएगा। सेकेंड हमारा जो केस है दैट इज़ फॉर थर्मल डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 में देखिए ये गैसियस है और यहाँ पर ये 2 में ब्रेक होता है। अगेन हम टेबल बनाएंगे। इनिशियल मोल्स इसके ए है और ये 0 0 है। कंसंट्रेशन ए अपॉन बी हो जाएगी, ये 0 0 रहेगी। अब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पर पहुँच जाएगी तो मोल्स क्या हो जाएंगे, ए माइनस एक्स, और यहाँ पर क्योंकि एक्स मोल इसके बन रहे हैं और एक्स मोल इसके फॉर्म हो रहे हैं तो ये एक्स यहाँ से माइनस हो जाएगा। कंसंट्रेशन हम निकालेंगे तो ए माइनस एक्स अपॉन बी, ऐसे ये एक्स अपॉन बी, ये एक्स अपॉन बी, ठीक है। अब के सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, के सी की वैल्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स अपॉन बी और एक्स अपॉन बी, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। के सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे के पी निकालेंगे, के पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी, ये सारी, है ना, जैसे हमने लास्ट वाला किया था उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। अब देखिए कुछ टिपिकल यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ, हाँ ये है थर्मल डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये रिएक्शन देखिए NH4Cl गिव्स NH3 प्लस HCl। जब इस तरीके की कोई रिएक्शन थी, आप टेबल बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, कि हमें ये देखना है कि कोई सॉलिड तो नहीं है। सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट NH3HCl अपॉन रिएक्टेंट NH4Cl। लेकिन NH4Cl क्या गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में सॉरी, तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, केवल गैसियस कंपोनेंट NH3 एंड HCl, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए NH3 और HCl। इसी तरीके से एक और देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया है, ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये भी सॉलिड है, और CO2 बन रही है, ये गैस है। तो इसके लिए के सी की वैल्यू होगी वो केवल CO2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि सॉलिड जो भी होते हैं वो फिक्स रहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो यहाँ हमने ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करना है कि सॉलिड अगर कोई कंपोनेंट है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी फिक्स रहती है। अब ऐसे ही हम इसका देखें तो यहाँ पर जो आयरन है वो फिक्स रहेगा और आयरन ऑक्साइड है ये भी फिक्स रहेगा। केवल किसका कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन अपॉन वाटर, है ना। हाइड्रोजन हमारा कितना है, H2, इसका 4 हो गया, अपॉन H2 की पावर 4। ऐसे KP भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगेन कार्बन या सॉलिड है, ये नहीं लिया जाएगा, बाकी सब ले लिया जाएगा। तो CO अपॉन H2 अपॉन H2, यहाँ से KC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये भी H2 होगा, ठीक है। तो देखिए आज के जो लेक्चर है उसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स को देखा। फर्स्ट, यूनिट कैसे निकालेंगे। सेकंड, हमें रिएक्शन की डायरेक्शन पता करनी है कि इक्विलिब्रियम है या फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। और थर्ड, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिससे हम KC और KP की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें ये जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आपको बनानी है सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है KC निकालने के लिए रिएक्शन के साथ। और साथ में हमें ये देखना है कि कोई कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में तो नहीं है, अगर सॉलिड में है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है।